हेलो बच्चों, कैसे हो। चल, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी का टॉपिक हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इससे साथ में आपको बता दूं, एनटीएससी की टेस्ट सीरीज हमने चला दी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम सोल्व करवाएंगे, तो एनटीएससी की टेस्ट सीरीज में कंटिन्यू जुड़े रहें, ठीक है। ओके, आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटी, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, आज का टॉपिक है ग्रेविटी। ग्रेविटी, तो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी क्या है? एक फिनोमेना है, ठीक है। फिनोमेना ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of a attraction between earth and mass object is known as gravity। मतलब वो फिनोमेना जिसके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है मास ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में, ठीक है। तो मैंने ये मास अर्थ मान ली, अर्थ का मास m मान लिया, एक मास ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास स्मॉल m हो गया, और इनके बीच में सेपरेशन मैंने r ले ली। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हम बात करें तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा आता है F = G(m1m2) अपॉन में r²। कौन सा फोर्स था? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यही था। तो चलो इसके बारे में देखते हैं। अब इस फोर्स को इसके रेस्पेक्ट में लेके चलें, तो F = G(m1) की जगह स्मॉल m, इसकी जगह कैपिटल M अपॉन में r², ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? F = G(m1m2)/r², क्लियर है। अब सीधी सी बात है कि जब इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा तो ये डाउनवर्ड आएगा, अरे डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। जब डाउनवर्ड आएगा और इसके ऊपर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, जीरो है, ठीक है। ओके, तो उस टाइम पे जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो मोशन फ्री फॉल मोशन होगा। वो क्या कहलाएगा? फ्री फॉल, ठीक है ना भाई। कोई ऑब्जेक्ट है, ये मास ऑब्जेक्ट है, अर्थ हमारी है, अर्थ है। जब हम मैं इसके ऊपर ऐसे धक्का नहीं दूं, मैं छोड़ दूं बिल्कुल फ्रीली, ठीक है, तो अर्थ की वजह से एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ, और उस टाइम पे जो फॉल है वो फ्री फॉल है। और जब फ्री फॉल है उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कहलाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन ऑब्जेक्ट इज अंडर फ्री फॉल। फ्री फॉल के अंडर जब आ रहा है तो उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी that do not depends upon mass of object। जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। बोले सर आपको कैसे पता? तो पता है, अभी आपको भी पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पर डिपेंड नहीं करती, तो किस पर डिपेंड करती है? चलो देखते हैं किस पर डिपेंड करती हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या थी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या थी? कि जब ऑब्जेक्ट, जैसे हम बात करें ये हमारी अर्थ है और ये इसका मास कैपिटल M है और इसकी रेडियस है
ठीक है, और आर डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, कोई मास ऑब्जेक्ट है और वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो वो फ्रीली फॉलिंग, फ्री फॉल मोशन में है। तो फ्री फॉल की बात करें उस टाइम पे जो इफेक्ट होगा, ठीक है, किसका, एक्सेलरेशन का, वो कहलाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाएगा। क्लियर है, आगे बात समझ में? ओके, चलो अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, जी एंड जी, जी जी से जी, अरे जी बोले जी नहीं लग रहा, हाँ जी नहीं लग रहा ना, चलो चलो, रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, रिलेशन बिटवीन जी, दैट जी इज व्हाट जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड जी, कौन सा जी था ये, अरे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो दोनों के बीच में रिलेशन निकालनी है, किसके बीच में रिलेशन निकालनी है, दोनों के बीच में। चलो, तो इसके बीच में निकालने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा कि सीधी सीधी सी बात है कि यहां पर, ठीक है, मास ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में एक फोर्स अप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे अब ग्रेविटी क्या थी, वो फिनोमेना था जिसके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है अर्थ के द्वारा, किसके ऊपर है, मास ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो पहले अर्थ वाला और मास ऑब्जेक्ट वाला ले लेते हैं। चलो, ये अर्थ ले लूं मैं, ये मैंने अर्थ ले ली, ठीक है, इसकी रेडियस होगी आर, ये ओ ओरिजिन हो गया, ठीक है, यहां से किसी डिस्टेंस आर पर, किसी डिस्टेंस से आर पर कोई मास ऑब्जेक्ट है, कोई मास ऑब्जेक्ट ले लो, ये मास ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा हा ले लो, ठीक है, मास ऑब्जेक्ट ले लो ये, ठीक है, ये मास ऑब्जेक्ट हो गया और ये कैपिटल एम हो गया अर्थ का मास, ठीक है, इनके बीच की जो सेपरेशन हमने ले ली है वो हमने ले ली है स्मॉल आर, ठीक है, क्या ले ली है, स्मॉल आर, ठीक है ना। ओके, यहां से यहां तक की जो ले ली हाइट, ये मैंने एच से ले ली, ठीक है, ये पॉइंट पी ले लिया और ये पॉइंट क्यू ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स था, ठीक है, वो था F इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब बात करें तो हमने कहा था कि दो, एक मास ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में एक फिनोमेना जिसकी वजह से फोर्स अप्लाई होता है, तो उसकी वजह से हम बात करें तो F इज इक्वल टू जी m अपॉन में आर स्क्वायर, ये लिख सकता हूं मैं, अरे लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, ध्यान कर लेना, यहां पर जो R है वो R प्लस एच के इक्वल है, यहां तक ये R ही काउंट होगी, ये R और ये H, तो कैपिटल स्मॉल r क्या आ गई, R प्लस एच आ गई। क्लियर है? अब सुनो कि जब ये फोर्स अप्लाई होगा, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 ले लो, जब दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, करेगा नहीं करेगा, व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स applied between them, then object move, ठीक है, and it move under free fall, और जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन। हमने पढ़ा था न्यूटन महाराज का दूसरा नियम, F इज इक्वल टू m इंटू ए,
ए इज इक्वल टू जी होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जब फ्री फॉल में आएगा अंडर फ्री फॉल, जब फ्री फॉल में आएगा तो श्योर सी बात है क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो F इज इक्वल टू एम इंटू जी। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4। अब सुनो मेरी बात, ये कब मूव करेगा, जब ये फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल तभी तो मूव करेगा, अदरवाइज मूव नहीं करेगा। यानी कि ये फोर्स बराबर होगा तभी तो मूव करेगा, अदरवाइज मूव नहीं करेगा। अगर दोनों वो बैलेंस नहीं करने हैं, वहीं रुका हुआ है तो बैलेंस कर रहा है, ये फोर्स इसके बराबर होगा तभी वो फ्री फॉल मूव करेगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4, इक्वेशन 1 और 4 से F इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर। यहां से क्या आ गया भाई, यहां से आ गया एम जी इज इक्वल टू जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू ये रख दूं, ये इक्वेशन नंबर 5 ले लो। फ्रॉम 2 and 5, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 5, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 5 क्या वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी g इज इक्वल टू जी एम अपॉन में r की जगह आ जाएगा r प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखो, इफ r इज वेरी वेरी लार्जर देन h, देन r इज इक्वल टू r। भाई h की हाइट आप 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर ले सकते हो, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, जबकि अर्थ की जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। तो 6400 किलोमीटर के सामने 100 मीटर नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो h जो है वो r जो है वो बहुत ही बड़ा हो तो r इज इक्वल टू r, तो वैल्यू आ जाएगी g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वेयर। दिस इज रिलेशन बिटवीन g एंड g। क्लियर है, आगे बात समझ में, जी और जी के बीच में रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड। मैंने एक पॉइंट आपको बीच में बोला था, और पॉइंट क्या बोला था, पॉइंट मैंने कहा था आपसे कि G do not depends upon mass of object। मतलब G की वैल्यू मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती। बोले जी किस पे डिपेंड करती है, देखते हैं। तो G का फॉर्मूला आया G इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m है मास ऑफ अर्थ, r है रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहां से कहीं भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट का जिक्र आया नहीं आया। सो जी डोंट डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ है मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं करता। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो, तो ये था हमारा जी के बीच में। ठीक है, अब इसी की बात करते हैं जी की। तो जी जो है, जी इज ए वेरिएबल फैक्टर। जी वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है, और इसकी वैल्यू इज
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पे 9 पॉइंट कितनी होती है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, अगर आप अपवर्ड जाते हो फ्रॉम अर्थ सरफेस, जी डिक्रीज होगा। अगर आप डाउनवर्ड जाते हो फ्रॉम अर्थ सरफेस, जी डिक्रीज होगा। मतलब दोनों केस में जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है, आगे बात समझ में? चल, तो यहां पर जी डिक्रीज हो रहा है दोनों केस में। ठीक है, चलो अब मैंने आपको बताया कि जी की वैल्यू अर्थ सरफेस पर कितनी होती है, तो जी की वैल्यू कितनी आई भाई, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम निकालेंगे मास ऑफ अर्थ। क्या निकालेंगे, मास ऑफ ए अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ निकालते हैं, मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। मास एंड ए डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, ओके। तो हमने एज वी नो G इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो ये m जो है वो मास ऑफ अर्थ है, m जो है वो मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ। तो यहां से m इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल जी आ जाएगा। इस m को एक तरफ रखो, बाकी सब कुछ एक तरफ ले जाओ। ठीक है, बाकी सब कुछ कहां चला जाएगा, एक तरफ चला जाएगा, और क्या रह जाएगा, g इज इक्वल टू सॉरी m इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन में g। ठीक है, अब g की वैल्यू क्या थी, g था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा r क्या था, r था रेडियस ऑफ अर्थ, जिसकी वैल्यू है 6400 किलोमीटर, जिसको हम 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर लिख सकते हैं। g की वैल्यू थी, कैपिटल G की वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। यही था ना। चलो सारी वैल्यू रख दो, वैल्यू क्या जाएगी, m दैट इज इक्वल टू g कितना था 9.8 इंटू ये कितना था आर स्क्वायर 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 अपॉन में 6.67 इंटू 10⁻11। अब देखो इसमें क्या करो, पावर को एक तरफ ले जाओ, बाकी सब कुछ एक तरफ रखो। m दैट इज इक्वल टू 9.8 इंटू 6.4 इंटू 6.4 डिवाइड बाई 6.67 इंटू 10⁻6 प्लस 6 12, और ये ऊपर जाके कितनी हो जाएगी 11 प्लस की, तो 12 प्लस 11 10⁻23। इसको काटेंगे हम, जब सारा कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करो, पोज करके कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेट कर लिया, ओके। तो मास आया हमारा 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ओके, क्लियर है। ये आपका ये भी हो सकता है 5.924 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ये भी मिल सकता है। दैट इज द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ए अर्थ आ गया। क्लियर है, आगे बात समझ में? कैसे निकाला, मास को एक तरफ रख ले, जी को, जी की वैल्यू हमें पता है। क्लियर है, ये था मास। ठीक है, अब डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी, डेंसिटी हालांकि ये टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमें डेंसिटी ऑफ अर्थ निकालना है। क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ ए अर्थ। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ की बात करें तो डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन ए वॉल्यूम।
अब देखो मास तो हमें पता लग गया। अब हमारी अर्थ जो है, अर्थ वो एक सॉलिड स्फीयर है। क्या है? सॉलिड है स्फीयर। और सॉलिड स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, वो होता है 4/3 πr³। कितना होता है? 4/3 πr³। ठीक है, ओके। तो हमें मास पता है, तो डेंसिटी, डेंसिटी का सिंबल ये होता है, ये सिंबल होता है डेंसिटी का। ठीक है, दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वैल्यू आ गई मास अपॉन 4/3 πr³। मास कितना था? मास था हमारे पास 6 × 10⁻²⁴। अपन में ये था 4/3 × 6.4 × 10⁻⁶ 6 × 6.4 × 10⁻⁶ ये सारा कैलकुलेट करना है आपको। करो कैलकुलेट। हुआ कैलकुलेट? चलो कैलकुलेट हुआ तो वैल्यू आ गई आपकी 5493 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज द एवरेज डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, एवरेज डेंसिटी ऑफ ए अर्थ। क्लियर है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अर्थ की जो डेंसिटी है वो वेरी करती रहती है, और इसके अलग है, कहीं पर कुछ अलग है, कहीं पर कुछ मटेरियल है तो अलग अलग है। दिस इज द एवरेज डेंसिटी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला पॉइंट हम लिख के चले। तो नेक्स्ट हमारा है रिलेशन बिटवीन जी एंड जी कर लिया। डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी, डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी, जी और जी के बीच में डिफरेंस। तो एक तरफ तो जी लिख लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक तरफ लिख लो क्या? दूसरा लिख लो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कौन सा लिखोगे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो सीधी सी बात है। नंबर फर्स्ट, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नंबर फर्स्ट, जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। नेक्स्ट, नंबर सेकंड, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है। नंबर सेकंड, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। नंबर थर्ड, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। नंबर थर्ड, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ओके। नंबर फोर, ठीक है, नंबर 3 तक हो गए। क्लियर है? ठीक है। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। नंबर 4, इट ऑलवेज कांस्टेंट फॉर कंप्लीट यूनिवर्स। नंबर 5, इट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। नंबर 5, इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर है? ये था जी और जी के बीच में रिलेशन। ठीक है, हैव ए ग्रेटफुल डे।